તેમની સાથે વાત કરી જ્યારે સૌથી પહેલાં તમને સમાચાર મળ્યા રાજકુમાર વિશે કે ઘરેથી ગાયબ છે ત્યારે તમારા મગજમાં શું હતું? देखो सर, हम लोग तो बहुत नॉर्मल फैमिली से हैं, तो हम कभी ऐसा सोच ही नहीं सकते कि उसको किडनैप किया या मर्डर कर दिया। इससे तो हम मतलब 6 दिन तक वो नहीं मिला तब भी हमने ये नहीं सोचा कि उसको मार दिया गया होगा। तो हम लोगों को ये लगा कि रात को जो झगड़ा हुआ 2 तारीख को, उसको लेके वो अपसेट हो गया या गुस्सा हो गया या नाराज़ हो गया, तो वो या तो राजस्थान आ जाएगा हमारे पास में, ऐसा ही। तो हमने यही सोचा। तो हम लोगों को जब पता चला तब हम लोग यहाँ से निकले, फिर गए, तब हमें पता चला कि ऐसा कुछ हुआ है। ऐसा आपको जब फ़ोन आया गोंडल से कि आपके भाई की डेथ हुई है तो आपको कैसा लगा था? ये हमें 9 तारीख को पता चला। 9 तारीख को पता चला। हाँ, 8 तारीख को शाम को राजू भाई सखिया वो लोग घर पे आए थे शाम को, तो उन्होंने मुझे बिठाया और मेरे को बताया भी कि ऐसी कोई डेड बॉडी आई है सिविल हॉस्पिटल में। तो मैंने तुरंत पीआई गोसाई थे जिन्होंने मुझे अपना नंबर दिया था कि कोई प्रॉब्लम हो तो फ़ोन कर देना। तो मैंने उनको तुरंत फ़ोन करके पूछा कि मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने सुना है कि राजकोट मोर्चरी में एक बॉडी आई है, क्या ये सच है? तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं पता करके बताता हूँ। फिर उनका वापस कॉल आया तो उन्होंने बोला नहीं, 8 बजे तक की शिफ्ट में जो कर्मचारी था उसने बताया कि कोई बॉडी नहीं आई, उससे बात हुई मेरी। अच्छा, फिर भी मुझे रात को नींद नहीं आई तो मैंने रात को 1 बजे मैंने वापस से फ़ोन किया उनको, तो उन्होंने बोला कि 12 बजे तक की शिफ्ट में जो कर्मचारी थे मैंने उससे भी बात करी है, ऐसी कोई बॉडी नहीं आई है, अफवाह है, आप निश्चिंत हो जाइए। तो फिर मेरे को लगा कि कोई अफवाह होगी। फिर लेकिन जब नेक्स्ट डे 9 तारीख को सुबह पापा हाई कोर्ट गए, पीछे से पीआई गोसाई और उनकी पूरी टीम आई थी घर पे। उन्होंने मुझे बोला कि आपके पापा शायद हाई कोर्ट गए हैं और जो एसपी साहब हैं वो इस बात से नाराज़ हो रहे हैं कि हम इतने मेहनत से लगे हुए हैं, आप फिर भी हाई कोर्ट गए हो। मैंने कहा कि आप मेहनत भले ही कर रहे हो लेकिन मेरे भाई का अभी तक कुछ पता नहीं चला है, आज 7वां दिन हो गया है। मैंने कहा मैं पापा को क्या बोलूँ कि आप हाई कोर्ट मत जाओ, ये पुलिस ढूंढ रही है। मैंने कहा 6 दिन हो गए, आज 7वां दिन है, कुछ पता नहीं चल रहा है तो एक बाप क्या करेगा, जाएगा ही। मैंने कहा आज तो 9 तारीख है, आज संडे है, आज तो कोर्ट भी बंद है, कुछ भी कार्रवाई नहीं हो पाएगी, कल सुबह कोर्ट ओपन होगी, तब तक आपके पास में इनफ टाइम है, आपको जो भी पता है या नहीं पता है आप पता करके और बता दीजिए, तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। बोले कि हम कोर्ट जाने से हम कोर्ट को जवाब देने में लग जाएंगे, आपके भाई को नहीं ढूंढ पाएंगे, आप नहीं समझ रहे हो, आप राजनीतिक चक्करों में पड़ रहे हो, ऐसा। मैंने कहा हम कोई राजनीतिक चक्कर में नहीं पड़ रहे, हमें हमारे भाई से मतलब है, आप मेरे भाई को ले आइए, ये सारी चीज़ें यहीं स्टॉप हो जाएगी, हम किसी का भी नाम नहीं लेंगे, हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। बोले ठीक है, मैं बताता हूँ। फिर उसके बाद में जैसे वो 11-12 बजे घर से गए होंगे और 12 बजे घर से गए होंगे, फिर उन्होंने 4 बजे फ़ोन किया मेरे हस्बैंड के फ़ोन पे और उन्होंने बोला कि एक बॉडी मिली है सिविल हॉस्पिटल में। जिस बात को वो प्रीवियस डे पे तो वो बिल्कुल मना कर रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है। वो उनको 9 तारीख को शाम को 4 बजे उन्होंने फ़ोन करके बोला कि हाँ ऐसी कोई बॉडी आई है। तो ये फिर हम लोग यहाँ से घर से फटाफट, मैं, मेरे हस्बैंड, मेरे जिया जी, हम तीनों फटाफट दौड़े, गोंडल से राजकोट के लिए निकल गए। हम हॉस्पिटल में गए, फिर हमने मतलब वो क्या, मेरे पास शब्द नहीं है, मेरे को कुछ समझ में नहीं आता। मैं वो दिन याद करती हूँ तो आप सोचिए कि ऐसे मोर्चरी में वो ओपन करके और भाई को दिखा रहे तो, और वो भी इतनी सारी चोटें मुंह पे, आँखों पे, दोनों हाथों की उंगलियों पे, दोनों जगह जगह, दोनों घुटनों पे भी चोटें हैं, दोनों घुटने के नीचे भी दोनों पैरों पे चोटें हैं, हड्डियाँ दोनों आउटवर्ड डायरेक्शन में बाहर मुड़ी हुई है, पैरों की उंगलियों में भी चोटें हैं, पूरे शरीर पे, होठों पे, नाक पे, आँखों पे, पीछे सर पे, सब जगह इतनी सारी चोटें थी। तो ऐसे देखना अपने भाई को, क्योंकि मेरे से वो 5 साल छोटा है, तो जब वो हुआ तब मेरे में थोड़ी बहुत समझ थी, तो मैं बिल्कुल उसको रात भर जग के झुलाती थी, ऐसे हम साथ में बड़े हुए हैं, और फिर मैं उसको ऐसे देखूं तो वो कितना भयावह हो सकता है कि किसी भी बहन के लिए, ये वो मैं दिन अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं भूल सकती। और
इस दुख के बाद में मुझे कोई खुशी खुश भी नहीं कर सकती। भगवान कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख भी आता है, अंधेरे के बाद उजाला भी आता है, रात के बाद दिन भी आता है, लेकिन इस रात के बाद में अब कोई दिन नहीं है, कोई चीज़, कोई खुशी है ही नहीं इसके बाद में, ऐसा। पर आपका भाई यूपीएससी की तैयारी भी करता था, आपके साथ बहुत सारी बातें भी होती होगी, हाँ, उनके सपने भी हो गए होंगे, आपसे कुछ बताया था राजकुमार? बहुत सारे सपने थे। हमारे गांव भिलवाड़ा जिले के अंदर मतलब एक छोटा सा गांव है जबरकिया, जो मतलब गूगल मैप पे भी मुश्किल से मिलता है। वहाँ आज भी मोबाइल में नेटवर्क नहीं आता है, वहाँ अभी भी रोडें पूरी नहीं बन पाई है। तो वो उसका सपना था कि हमारे गांव को पूरे भारत में लोग जाने, वो गांव हमारा, उसका नाम करना था, उसका ये सपना था कि लोगों के लिए कुछ करूँ, हमारे गांव को कोई जाने। उसको गांव से बहुत प्यार था, वो हमेशा ऐसा सोचता था गांव में कितने अच्छे लोग रहते हैं, रहन सहन सब। और गांधी जी भी कहते ही थे कि भारत देश है तो गांव से है, ऐसा। तो वो सारी चीज़ें बताता था, हम लोगों को डिस्कशन भी होता था। तो बिल्कुल हम करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल जितने भी इश्यूज होते थे, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम्स है ना, ये सारी चीज़ें ही हम लोग डिस्कस करते थे। हमारा कभी ऐसे नॉर्मल भाई बहनों के जैसे ऐसी बात ही नहीं होती थी, बहुत इंटेलेक्चुअल बातें करते थे हम लोग। तो गोंडल के विषय आपके साथ कुछ बातचीत की थी, गोंडल के बारे में? गोंडल के बारे में तो जैसे हम दोनों का जन्म वहीं का ही है, तो हम दोनों बहुत प्राउड फील करते थे कि मतलब गुजरात हमारी जन्मभूमि है। मतलब इस बात से हमें अलग कॉन्फिडेंस आता था, क्योंकि गुजरात की मिट्टी में जो भी जिसने भी जन्म लिया है उसने कुछ अचीव किया है। अगर वो बाहर निकला है, उसने कुछ सपने देखे हैं और मेहनत करी है, तो यहाँ से जो लोग निकले हैं, जहाँ जिनका जन्म यहाँ हुआ है, उसने सक्सेसफुल रहे हैं, कुछ ना कुछ अचीव किया है। तो हम दोनों भाई बहन इतना कॉन्फिडेंट रहते थे कि गुजरात में हमारा जन्म हुआ है। भले हम राजस्थान से हैं, लेकिन वो कहते हैं ना, जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी महान है। तो हमारे लिए गुजरात सच में बहुत महान रहा है और हम लोग बहुत प्राउड फील करते थे। हम राजस्थान में, जब हम आगे की पढ़ाई हमने राजस्थान में करी, तो हम ये बोलते थे हम गुजरात से हैं, हमारा जन्म गुजरात में हुआ है। पर आज जब राजकुमार नहीं है, तो आपको सबसे ज़्यादा याद मतलब कौन सी बात पे आती है राजकुमार? मतलब हम लोग गोंडल, मेन चीज़ तो ये है कि अब हमारा गोंडल छूट गया। हमारा बचपन, हमारा जन्म वहाँ हुआ, हमारा बचपन हमने वहाँ पे बिताया है। उन गलियों में हम लोग कितना खेले हैं हम लोगों ने। वो वहाँ पे गली के अंदर उसने गरबा ऑर्गेनाइज कराया था सबके लिए, है ना। कोई भी त्योहार होता था तो सब इतना हिल मिल के सब करते थे। तो इतना आप किसी से भी पूछना, वहाँ पे हमारी कॉलोनी में भी हम लोग बहुत अच्छे से रहे हैं सबके साथ में। हमारा कभी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं। हम साथ में होमवर्क करना, घूमना, बातें करना, मस्तियाँ करना, में सब कुछ गोंडल से ही है। आज मतलब मेरी शादी हुई है, मेरे को ऐसा लगता ही नहीं है वहाँ पे कि मेरा मायका वहाँ है। मुझे यही फील होता था कि गोंडल मेरा मायका है, मेरे पापा मम्मी वहाँ रहते हैं, मैं गोंडल मेरा मायका है। तो अब मतलब वो वहाँ कुछ है ही नहीं। अब सब एकदम से सब कुछ ख़त्म हो गया और एक एक घर की एक एक दीवार, सब कुछ, सबसे यादें जुड़ी हुई है। अब हम मतलब अब वहाँ डर लगने लगा, अब वहाँ जाएंगे हमें कुछ हो गया तो ऐसे। कभी गोंडल जाते हो तो डर लगता है आपको? मैं गोंडल गई नहीं उस दिन के बाद, मैं उसके बाद गोंडल गई नहीं, क्योंकि अभी जो संडे को ये लोग गए थे, है ना सब, जबकि गणेश जाडेजा ने ही इनको बोला था, चैलेंज किया था कि माँ का दूध पिया है तो आ जाओ। तो वो लोग गए, उसने बुलाया और ये लोग गए हैं, ठीक है। तो भी उसने मतलब विरोध किया। विरोध करना कुछ गलत नहीं है, लोकशाही में विरोध कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से पत्थर मारना, है ना, ये सब चीज़ें हुई है। वो लोग इतने बड़े लोग हैं, इतने लोगों के लिए खड़े रहते हैं, उनके साथ में ये हो सकता है। हम तो बहुत आम इंसान हैं, हमारी सुरक्षा कौन करेगा? वहाँ की पुलिस तो वो तो कुछ कर ही नहीं पाती है। वो 500 लोगों की टीम थी, फिर भी हमले हो गए। तो आपको लगता है कि गोंडल में जो कुछ भी होता है, अभी आपने इस बात के जिक्र किया, तो उसमें भी उनका ही हाथ है? बिल्कुल, उन्हीं का ही तो हाथ था, कैसे नहीं था उनका हाथ? आपका सवाल एक बार वापस रिपीट करना। गोंडल में जो भी कुछ होता है, जैसे कि राजकुमार की जो घटना हुई उसमें भी गणेश का नाम आया, अभी जो पिछले संडे को हुई
जब पाटीदार अग्रणी सब गोंडल में गए तब उनके ऊपर भी हमला हुआ। देखो, बिना आग के ना धुआं नहीं उठता है, उसने कुछ तो किया है। बाकी वो इतना महान तो है नहीं। अरे रे, उस कितना अच्छा भोला भाला इंसान गणेश जाडेजा कि बेचारा कुछ नहीं करता है फिर भी फंस जाता है, ऐसा तो है नहीं। क्योंकि उसके पापा की क्रिमिनल रिकॉर्ड है, हिस्ट्री है, ठीक है। उनके ओपनली ये स्टेटमेंट्स रहते हैं कि टिकट तो हमारे परिवार में आएगा। ऐसा आप कह सकते हैं क्या? ऐसा हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं। लोकतंत्र है, ये स्टेटमेंट ही कितने गलत है। आप किस कॉन्फिडेंस से इतना बोल पा रहे हो? पर जो राजकुमार की जो घटना हुई, पुलिस पर के जो एलिगेशन हुए, उसके बाद आपने गांधीनगर में जाके जो गुजरात के डीजीपी है उनसे मिलने की कोशिश की कि ये बिल्कुल, हम वहाँ पे गए, हमने वहाँ पे ज्ञापन भी दिया, उन्होंने हमें आश्वस्त भी किया। वो तो नहीं मिल पाए, लेकिन वसावा सर थे, वो उस दिन थे, तो उन्होंने बोला कि हम पूरी कार्रवाई करेंगे, और उन्होंने हमें रिसिप्ट कॉपी भी हमारे पास में है। तो उन्होंने बोला है, और उन्होंने शायद कुछ टाइम पहले ऐसा स्टेटमेंट भी दिया था कि गुंडे की लिस्ट जो है हम पूरे इसमें बनाएंगे। तो पता नहीं वो लिस्ट अभी तक कहाँ पहुंची, और मेरा तो उनसे यही निवेदन है कि उसमें ये परिवार का नाम भी जोड़ें। नहीं, वो गुंडे की लिस्ट तो जाहिर भी हो गई, कब की हो गई, तो उसमें तो उनका हाँ, तो उनका नाम भी जोड़ना चाहिए था, उनका नाम भी जोड़ना चाहिए था। ऐसा आपने, मेरे हिसाब से तो इनको जमानत भी नहीं मिलनी चाहिए थी। मेन चीज़ गणेश जाडेजा को है, वो शर्तिया जमानत है, ठीक है। उनको पता था कि 2 तारीख को मारपीट हुई, उसको पता पड़ गया था कि ये लोग जो हैं वो सुबह एफआईआर कर देंगे मारपीट की। तो ये चीज़ से वो उनको डर लगा कि अगर एफआईआर हो गई तो मेरी जो जमानत है वो कैंसिल हो जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने ये सारा गेम बिठाया। उनका पूरा प्लान ये था कि 7 दिन 8 दिन बॉडी को हो जाएंगे, फिर मोर्चरी में ही इसका अंतिम संस्कार हो जाए, दाह संस्कार हो जाएगा ऐसा, और हम बोल देंगे कि एक्सीडेंट हो गया है। ऐसा करके उन्होंने पूरा प्लान कर दिया। बाकी और कोई रीज़न नहीं है उसको छुपाने का। बाकी क्या रीज़न है? मैं 4 तारीख को बॉडी मोर्चरी में आ गई है, 5 तारीख को एसपी के पास रिपोर्ट लिखवा रहे हैं, तो एसपी को पता ही नहीं है कि बॉडी मोर्चरी में आई है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं चला के 8 तारीख को फ़ोन करके बोल रही हूँ कि आप हॉस्पिटल में चेक करो, तो भी वो मना कर रहे हैं। मतलब आपको पता था पर पुलिस को नहीं पता था? मैं खुद फ़ोन करके बोल रही हूँ, रात को 10 बजे फ़ोन किया, रात को 1 बजे फ़ोन किया, मैं खुद बार बार पूछ रही हूँ, तो भी वो डिनाई कर रहे हैं। किस बेसिस पे? जब जो बॉडी जो है हम यहाँ पे लेके गए, हमारे गांव लेके गए यहाँ से, जो एम्बुलेंस वाले भैया थे उन्होंने मुझे बोला कि दीदी हम दिन रात बॉडी उठाते हैं, एक्सीडेंटल बॉडी हमें देख के पता चल जाता है। तो ये बिल्कुल एक्सीडेंट नहीं है। इतनी चोटें, 42 इंजरीज किसी की बॉडी पे, एक्सीडेंट में होती है क्या? एक पैटर्न में होता है एक्सीडेंट। पैर पे लग गई, कहीं पे रगड़ का कि कहीं निशान नहीं है, या तो पूरी बॉडी बिल्कुल, अगर बीच में से लगी तो पूरी बॉडी उसका हो जाएगा, और या फिर पैरों पे लगेगी, हाथ पे लगेगी, या चेस्ट पे लगेगी, एक पार्ट पे। तो ये तो क्लियरली है कि ये मर्डर ही है। अब बात यह है कि उन्होंने कैसे किया है। वजह भी उनके पास में हो गई कि एफआईआर होते ही उनको डर था कि मेरी जमानत जो है कैंसिल हो जाएगी। अगर इतने ही सच्चाई है तो एक बार मीडिया के सामने गणेश जाडेजा, गीताबा जाडेजा आके, जयराज सिंह जाडेजा आके क्लियरली ये बोले ना कि राजकुमार जाट को नहीं मारा है हमने, हमारी उससे कोई झगड़ा नहीं हुआ, हमारे उससे, हमने उनको किसी को रतनलाल जी को भी थप्पड़ नहीं मारा। एक बार वो आके ही बोले ऐसा, एक बार सीसीटीवी फुटेज दिखाएं। कुछ तो गलती है उनकी। और वो बोल रहे हैं कि डिप्रेस था, ये परेशान था, लेकिन वो जो मारपीट हुई 2 तारीख को रात को, वो ट्रिगर पॉइंट था। मान लो डिप्रेस्ड था तो भी इतने दिन तो घर से नहीं निकला। मान लो मेंटली डिस्टर्ब भी था, इतने दिन तो घर से कहीं नहीं गया बिना बताए। ये पहली बार। तो यही ट्रिगर पॉइंट है। आप मर्डर करना, और मर्डर के लिए मतलब किसी को इस तरीके से टॉर्चर करना कि वो इस रास्ते पर जाए, ये भी एक तरीके से मर्डर ही है। इसके लिए भी कानून में सजा है। आप ये मीडिया के माध्यम से गणेश जाडेजा और गोंडल की पुलिस और गुजरात की सरकार को क्या कहना चाहेंगे? मतलब गुजरात की सरकार से मेरा और
जो बीजेपी सरकार है, केंद्र में जो सरकार है, मेरा उनसे यही अनुरोध है कि ऐसे आप खुद परिवारवाद को डिनाई करते हो, गवर्नमेंट खुद डिनाई करती है कि परिवारवाद नहीं होना चाहिए, तो ऐसे लोगों को बिल्कुल आप हटा दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं रखिए। अगर मान लो एक आध सीट से अगर हार भी जाते हैं तो भी ऐसे लोगों को तो बिल्कुल हटा दो, क्योंकि ये लोग और ज़्यादा उनको ताकत मिलती है ऐसे लोगों को। और यही है कि पुलिस से भी ये है कि प्रशासन को तो और हेल्प करनी चाहिए, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि लोगों में उनका विश्वास बना रहे कि नहीं, कानून हमारे लिए है, जो विधायक हैं उनके लिए नहीं है। और गणेश को क्या कहना चाहोगे? गणेश को तो है ना, मेरी बद्दुआ है कि मतलब वो जो महल बनाने के सपने देख रहा है ना, वो पत्तों का महल बन जाएगा, वो कभी एमएलए ही नहीं बन पाएगा। जैसे मेरे भाई का यूपीएससी बनने का, ऑफिसर बनने का सपना था ना, वो छूट गया ना, वो एमएलए नहीं बन पाएगा बिल्कुल। और ऐसे लोगों, मैं तो बिल्कुल गोंडल की जनता से भी अभी कह रही हूँ कि आप ऐसे लोगों को वोट ही मत दो। मैं बीजेपी से भी करूँगी कि आप ऐसे लोगों को टिकट भी मत दो। ये ऐसे लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़ाना है, ये ताकत बढ़ाना है, और कुछ भी नहीं है। जैसे बोलते हैं कि कोई किसी के साथ गलत होता है तो उसकी बद्दुआ निकलती है, तो आप ये जो बात बोली गणेश के लिए, वो एक भाई खोने का जो जिक्र किया, मैं ना भैया रात भर मैं सो नहीं पाती हूँ, आप समझ रहे हो इस चीज़ को। मेरे को उसकी आवाज़ सुनाई देती है। लास्ट टाइम वो मुझसे मिलके गया ना, तो मतलब मेरे पैर छू के गया। उसकी आदत थी, मिलेगा तब भी पैर छुएगा, जाएगा तब भी पैर छुएगा। पैर छू के गया तो पैर छू रहे हैं तो मेरे को रोना आ गया। मैंने कहा अब तू है ना जल्दी से यूपीएससी क्लियर कर ले, मेरा यही आशीर्वाद है। और मेरे को रोना आ गया, मेरे को ऐसे गले लगा के बोला, दीदी आप ऐसे रो मत, आपको पता है ना मैं आपकी आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। वो मुझे ऐसी बात बोल के गया, आपको कुछ परेशानी हो तो बस मुझे एक फ़ोन कर देना, मैं आ जाऊँगा। अब मैं किसको ऐसे ये बात मैं किसके साथ करूँ? मेरा घर में मतलब मेरे मम्मी पापा से भी ज़्यादा बढ़ के था मेरा भाई। मेरे लिए इस दुख से बड़ा कोई दुख नहीं है, और इस दुख को ख़त्म कर पाए ऐसा कोई सुख भी नहीं है। तो मेरी मम्मी अभी भी ऐसे इंतज़ार करती है कि राज आ जाएगा। रात को उठ उठ के फ़ोन करती उसके नंबर पे। उसकी रिकॉर्डिंग्स है फ़ोन में, 300 रिकॉर्डिंग्स। मम्मी की आदत थी रिकॉर्डिंग करने की, उसकी 300 रिकॉर्डिंग्स हैं जो वो सुनती रहती, रात भर सोती नहीं है। आप ये हालत समझ सकते हो। जब वो मिसिंग था ना, मम्मी सिर्फ मंदिर में सोती थी। मंदिर में एक दिया जला रखा था मम्मी ने कि जैसे ही राज आएगा मिलेगा, मैं ये दिया लेके गांव जाऊंगी, इसको बुझने नहीं दूंगी। तो ये सारी चीज़ें वो समझ पाएगा क्या? उसके लिए किसी की कोई कीमत नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। उसकी बहन को भी पता होना चाहिए कि उसका भाई ऐसा। राज का नेचर ऐसा था ना कि मेरी गलती होगी तो वो मुझे भी डांट देगा, पापा की गलती होगी तो पापा को भी डांट देगा। गलत में वो किसी का भी साथ नहीं देता था। मम्मी को भी अगर मम्मी ने कुछ गलत बोल दिया तो मम्मी को भी कह देगा ऐसी बात नहीं करनी मम्मी, गलत है ये। ऐसा नेचर था उसका। क्या उसकी बहन, उसकी माँ उसको बोल सकती है कि तूने किस अधिकार से मारा है उनको? कि क्यों मारा उन्होंने मेरे पापा को, थप्पड़ क्यों मारा? मान लो राज की कोई गलती थी, जबरदस्ती घर में घुसा, तो उसके पापा उसके साथ में थे। कोई भी समझदार इंसान क्या करेगा? कोई मेरे घर में जबरदस्ती कोई बच्चा घुसेगा, उसके पापा अगर साथ है तो मैं क्या कहूँगी, आप अपने बेटे को लेके जाइए, ऐसे जबरदस्ती कैसे घर में घुस गया? मारने का अधिकार है क्या? और वो फिर उन्होंने एक एनसी कंप्लेन दायर करी, उसमें बोला कि कोई अननोन पर्सन घर में घुस आया और राजकुमार को थप्पड़ मार के चला गया। अच्छा, आप तो बिल्कुल सीधे साधे इंसान हो, विधायक के घर में कोई भी ज़बरदस्ती घुस रहा है, कोई भी मारपीट कर रहा है, ये क्या बात है? ये आप गोंडल में रहे हो, उनका घर भी शायद देखा होगा, उनके बारे में भी सुना होगा। आपको लगता है कोई आदमी ज़बरदस्ती घुसना चाहे तो घुस सकेगा? अरे बिल्कुल नहीं, रात को भी नहीं। मैं तो उनको खैर पहले जानती भी नहीं थी, उनका घर भी नहीं जानती थी। मेरे को अभी ये जब राज का हुआ ना तब पता चला, उनके यहाँ रात को भी लोग जागते हैं। जिस दिन राज की बॉडी हमें हैंडओवर हुई थी उस दिन रात को 3 बजे
हम गोंडल वापस गए थे, सारा सामान वगैरह ताला लगाने के लिए, लॉक लगाने के लिए गए थे, हम ऐसे ही छोड़ के निकले थे। तो हम रात को वापस गए थे 3 बजे। मैंने देखा उनके घर के बाहर तब भी लोग थे, तब भी बैठे हुए थे। उनके घर में कैसे कोई घुस सकता है? और अगर वो अपने घर की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, उनके घर में हर कोई घुस रहा है, रक्षा नहीं कर पा रहे, तो वो लोगों की क्या रक्षा करेगा? इंसान जो है समाज से और सरकार से इसलिए जुड़ा हुआ रहता है ताकि सबसे ज़्यादा उसको क्या चाहिए होता है? सुरक्षा। कोई जानवर भी अगर झुंड में रहता है तो सिर्फ सुरक्षा के लिए। तो उनके पास तो बहुत हथियार सारे आदमी भी रहते हैं। हाँ, तो उनके घर में कोई कैसे घुस सकता है? और घुस रहा है तो फिर वो सुरक्षा नहीं कर सकते। लोगों को, ऐसे लोगों को चुनना ही नहीं चाहिए। जो खुद की रक्षा नहीं करेगा वो लोगों की क्या रक्षा करेगा? જે બિલકુલ આપણે સાંભળ્યા રાજકુમાર જાટના બહેન હતા, તેમની કેટલીક વાતો હતી, રાજકુમારના સપના પણ ઘણા હતા અને જે આખી વાત કરી છે તેમના રાજકુમાર જાટ જે તેમના ભાઈ હતા તેમના વિશે। હવે આ મામલે ડીજીપી વિકાસ સહાયને પણ રજૂઆત કરી છે। ગોંડલ પોલીસ ઉપર ભૂતકાળમાં અનેક માછલા ધોવાઈ ચૂક્યા છે। ગોંડલ અત્યારે ચર્ચામાં પણ છે, પરંતુ ગોંડલ જ્યારે ચર્ચામાં આવ્યું તેની શરૂઆત જ રાજકુમાર જાટના રહસ્યમય મોત મામલે થઈ હતું। હવે આ મામલે પોલીસ શું કાર્યવાહી કરે છે, મામલો હાઈકોર્ટમાં પહોંચ્યો છે, સુનાવણી થશે ત્યારે આગળ શું નિર્ણય લેવાશે, આ તમામ અપડેટ સાથે નવજીવન ન્યૂઝ ઉપર મળીશું। નમસ્કાર। વૈષ્ણવજન તો તેને કહીએ જે પીડ પરાઈ।